क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं था? एक ऐसा गांव जहां पहुंचने का रास्ता तो था, लेकिन लौटकर आने की कहानी किसी के पास नहीं थी। कहते हैं उस गांव में एक लड़की बरसों तक किसी का इंतजार करती रही, और जब वो व्यक्ति आखिरकार लौटा, तब तक समय खुद एक रहस्य बन चुका था। आज की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। ये अधूरे प्रेम, भूली हुई यादों और एक ऐसे सच की कहानी है जिसे पूरे गांव ने मिलकर छुपा दिया था। तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस गांव की ओर जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं था। कुछ जगह ऐसी होती है जो दुनिया से नहीं छिपती, बल्कि दुनिया ही धीरे धीरे उन्हें भूल जाती है, और फिर किसी शांत रात में उनकी याद किसी पुराने दरवाजे की दरार से आती हवा की तरह दिल को छू कर गुजर जाती है। शायद इसी तरह एक गांव भी था जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं था, लेकिन जिसकी कहानी अब भी समय की धूल के नीचे कहीं सांस ले रही थी। अरविंद को पहली बार उस गांव का जिक्र अपनी दादी की एक पुरानी डायरी में मिला था, जो बरसों से उनके पुराने संदूक में बंद पड़ी थी। वो कोई साहसी आदमी नहीं था, नहीं रहस्यों के पीछे भागने वाला इंसान। वो बस एक साधारण स्कूल शिक्षक था, जिसकी जिंदगी शहर के एक छोटे से किराए के कमरे, कुछ किताबों और अधूरी यादों के बीच बीत रही थी। उसकी मां बहुत पहले गुजर चुकी थी, और पिता से उसका रिश्ता वर्षों से सिर्फ त्योहारों की औपचारिक बातों तक सीमित रह गया था। शायद इसी कारण वो अक्सर पुरानी चीजों में सुकून खोजता था। उस शाम जब सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी रोशनी समेट रहा था और कमरे की खिड़की से आती धूल के कण हवा में किसी भूली हुई कहानी की तरह तैर रहे थे, तब उसने वो डायरी खोली। पीले पड़ चुके पन्नों के बीच एक जगह लाल स्याही से लिखा था, अगर कभी अपने दिल के सबसे पुराने सवाल का जवाब चाहिए तो उस गांव को ढूंढना जहां कोई रास्ता नहीं जाता। उसके नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा सूखा गुलाब दबा हुआ था। अरविंद देर तक उस गुलाब को देखता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने वर्षों पहले किसी का इंतजार करते हुए उसे वहां रखा हो। अगले कई दिनों तक वह उस एक वाक्य को भूल नहीं पाया। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, किताबें देखी, इंटरनेट पर खोजा, लेकिन ऐसा कोई गांव कहीं दर्ज नहीं था। फिर भी एक अजीब सी खामोश खिंचाव उसे भीतर से पुकार रही थी। लगभग एक महीने बाद वो शहर छोड़कर उस दिशा में निकल पड़ा जिसका संकेत डायरी के कुछ बिखरे हुए पन्नों में छिपा था। यात्रा लंबी थी, बसें बदलनी पड़ी, कच्चे रास्तों पर घंटों चलना पड़ा। धीरे धीरे सड़कें कम होती गई और पेड़ ज्यादा। शाम ढलने लगी थी जब वो एक छोटे से चाय के ढाबे पर पहुंचा। वहां बैठे बूढ़े दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कुछ क्षण चुप रहकर उसे देखा, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ रास्ते मिलते नहीं, बुलाते हैं। और बस इतना कहकर उसने सामने फैले जंगल की ओर इशारा कर दिया। अरविंद ने उस दिशा में देखा। दूर तक फैले पेड़ों के बीच एक पतली पगडंडी थी, जिस पर सूखे पत्ते ऐसे बिछे थे जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। वो चल पड़ा। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की हल्की खुशबू थी। रास्ता धीरे धीरे और संकरा होता गया। सूरज अब लगभग डूब चुका था और आसमान पर बैंगनी रंग की परत उतरने लगी थी। तभी उसे पहली बार वो गांव दिखाई दिया। पेड़ों के बीच छिपे कुछ पुराने घर, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और बीच में एक विशाल पीपल का पेड़। सब कुछ किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी, न बच्चों की, न जानवरों की, न ही शाम की सामान्य हलचल। केवल हवा थी, जो पुराने घरों की दरारों से गुजरते हुए एक धीमी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। गांव के प्रवेश पर एक पत्थर रखा था, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। अरविंद धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक घर की खिड़की पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी।
सफेद सादी पोशाक, लंबे बाल और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वो किसी बहुत लंबी प्रतीक्षा का हिस्सा हो। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली और उसी क्षण अरविंद को अपने सीने में एक अजीब सी कसक महसूस हुई, जैसे उसने उस चेहरे को पहले कहीं देखा हो। लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आया। अगले ही पल लड़की खिड़की से हट गई। अरविंद कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। फिर वो उसी घर की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगी धुंधली तस्वीरें और कोने में रखा एक बुझा हुआ दिया था। लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल मेज पर एक मोड़ा हुआ कागज रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम आखिरकार लौट आए। और नीचे वही सूखे गुलाब का निशान बना था जो उसकी दादी की डायरी में था। कमरे की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। बाहर पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और पहली बार अरविंद को महसूस हुआ कि शायद वो किसी नए स्थान पर नहीं आया था, बल्कि किसी ऐसी कहानी में वापस लौटा था जिसे वो खुद कभी भूल चुका था। दूर कहीं एक पुरानी घंटी की धीमी आवाज गूंजी और गांव की खामोशी थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे समय खुद उसकी ओर मुड़कर देखने लगा हो। पुरानी घंटी की वो आवाज कुछ क्षण तक हवा में तैरती रही और फिर धीरे धीरे गांव की खामोशी में घुल गई। लेकिन उसके बाद भी अरविंद वही खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुरानी स्मृति जागने की कोशिश कर रही हो। कमरे की दीवारों पर शाम की धुंधली रोशनी उतर रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा मेज पर रखे उस कागज के कोनों को हल्के हल्के हिला रही थी। उसने एक बार फिर उस पंक्ति को पढ़ा, तुम आखिरकार लौट आए। और जितनी बार वो उन शब्दों को पढ़ता, उतना ही उसे लगता कि ये संदेश किसी अजनबी के लिए नहीं लिखा गया था। कमरे के कोने में रखा बुझा हुआ दिया उसकी नजर खींच रहा था। उसके पास जाकर उसने देखा कि दिए के नीचे राख की पतली परत जमी हुई थी, मानो किसी ने कुछ दिन पहले ही उसे जलाया हो। पूरे घर में एक अजीब सी महक थी, पुराने कागजों, सूखे फूलों और बारिश के बाद मिट्टी में बस जाने वाली उस खुशबू जैसी, जो अक्सर किसी भूली हुई याद को अचानक लौटा देती है। बाहर अंधेरा थोड़ा और गहरा हो चुका था। अरविंद ने घर से बाहर कदम रखा तो उसे लगा जैसे पूरा गांव सांस रोके उसकी हर हरकत देख रहा हो। पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी, जिसकी सतह पर समय की अनगिनत लकीरें उभरी हुई थी। वो धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गया। दूर कहीं एक खिड़की बंद होने की आवाज आई, लेकिन जब उसने उस दिशा में देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर उकेरे गए कुछ अक्षरों पर पड़ी, बहुत पुराने, लगभग मिट चुके अक्षर। उसने पास जाकर हाथ फेरा तो उनमें से कुछ शब्द पढ़े जा सके, इंतजार। और उसके ठीक नीचे वापसी। उसके भीतर एक अनजाना कंपन दौड़ गया। उसे याद नहीं था कि वो कभी इस गांव में आया हो, फिर भी हर चीज उसे किसी धुंधले सपने जैसी परिचित लग रही थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी जब गांव के किनारे बने एक छोटे से घर से धीमी रोशनी दिखाई दी। वो उसी दिशा में चल पड़ा। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और आंखें शांत तालाब की तरह गहरी। जैसे ही अरविंद उसके सामने पहुंचा, बूढ़ी औरत ने बिना आश्चर्य के उसकी ओर देखा और बहुत धीरे से मुस्कुराई। आने में देर कर दी, उसने कहा। अरविंद कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्या आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने उत्तर देने के बजाय सामने रखा मिट्टी का दीपक जला दिया। छोटी सी लौ अंधेरे में कांपी और फिर स्थिर हो गई। इस गांव में तुम्हें बहुत लोग जानते हैं, उसने शांत स्वर में कहा, बस तुम्हें खुद याद नहीं। अरविंद के मन में दर्जनों सवाल उठे, लेकिन बूढ़ी औरत की आवाज में ऐसी शांति थी कि वो बीच में कुछ पूछ नहीं पाया। उसने उसे घर के भीतर बुलाया। कमरे में बहुत कम सामान था। एक पुरानी अलमारी, लकड़ी की मेज, दीवार पर टंगा धुंधला आईना और खिड़की के पास रखा एक सूखा गुलाब।
वही गुलाब जिसे देखकर उसे दादी की डायरी याद आ गई। बूढ़ी औरत ने अलमारी से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसके सामने रख दिया। डिब्बे पर जंग लगा पुराना ताला था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। ये तुम्हारा है, उसने कहा। अरविंद ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मेरा? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बहुत साल पहले तुमने इसे यहां छोड़ा था। उसके हाथ हल्के से कांपे। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे, एक चांदी का छोटा सा लॉकेट और एक तस्वीर। तस्वीर देखकर उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। तस्वीर में वही पीपल का पेड़ था, वही गांव था, और उसके नीचे खड़े दो लोग। उनमें से एक चेहरा धुंधला हो चुका था, लेकिन दूसरा चेहरा बिल्कुल साफ था। वो खुद था। तस्वीर उसके हाथों में कांपने लगी। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें उभर आई। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। तस्वीर नई नहीं थी। वो कम से कम 20-25 साल पुरानी लग रही थी। लेकिन तब तो वो एक बच्चा रहा होगा। उसने तस्वीर के दूसरे व्यक्ति को ध्यान से देखा। एक लड़की। उसकी मुस्कान शांत थी, आंखों में अजीब सी उदासी थी, और अचानक उसके भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जिसे उसने कुछ घंटे पहले खिड़की में देखा था। उसके होंठ सूख गए। ये कौन है? उसने मुश्किल से पूछा। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जिसका इंतजार इस गांव ने कभी छोड़ा ही नहीं। कमरे में एक लंबी खामोशी उतर आई। बाहर हवा खिड़की के पुराने फ्रेम से टकरा रही थी, और कहीं दूर कोई रात का पक्षी पुकार रहा था। अरविंद तस्वीर को घूरता रहा। उसके भीतर जैसे बहुत सारी बंद यादों के दरवाजे धीरे धीरे हिलने लगे थे। उसे कुछ धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे खेलता एक छोटा लड़का, हवा में उड़ती पीली पतंग, किसी लड़की की हंसी, और फिर अचानक घना कोहरा। सब कुछ उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। बूढ़ी औरत ने उसके सामने एक पुराना पत्र रख दिया। कागज पीला पड़ चुका था, किनारे टूटने लगे थे। ऊपर बहुत सुंदर लिखावट में सिर्फ एक नाम लिखा था, अरविंद। उसके हाथ कांप उठे। ये पत्र कभी तुम्हें नहीं मिला, बूढ़ी औरत ने कहा, क्योंकि जिस दिन इसे भेजा जाना था उसी दिन तुम इस गांव से चले गए थे। अरविंद ने धीरे धीरे पत्र खोला। बाहर हवा अचानक तेज हो गई। दीपक की लौ कांपी, और जैसे ही उसकी नजर पहले शब्द पर पड़ी, उसे लगा कि रात कुछ और गहरी हो गई है, जैसे कोई बहुत पुराना सच आखिरकार अपनी आंखें खोलने वाला हो। जैसे ही अरविंद की नजर उस पत्र के पहले शब्द पर पड़ी, उसके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ उतर आई। कागज पुराना था, लेकिन लिखावट इतनी साफ थी जैसे शब्दों को समय ने छुआ ही न हो। दीपक की छोटी सी लौ उसके हाथों में पकड़े उस पत्र पर झिलमिला रही थी, और बाहर बहती हवा खिड़की की दरारों से गुजरकर कमरे में धीमी फुसफुसाहट जैसी ध्वनि भर रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो देर से नहीं टूटते, बस और गहरे हो जाते हैं। अरविंद की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूली हुई याद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। पत्र में उस लड़की ने अपना नाम लिखा था, नैना। वही नाम पढ़ते ही उसके मन के किसी कोने में हल्की सी रोशनी चमकी। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी हजारों बार सुना है। पत्र आगे कहता था कि कभी इस गांव में दो बच्चे थे जो हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को गिना करते थे। उनमें से एक हमेशा कहता था कि एक दिन वो बहुत दूर चला जाएगा, और दूसरा हर बार मुस्कुराकर कहता था कि चाहे जितनी दूर चला जाए, रास्ते उसे वापस ले आएंगे। अरविंद के हाथ कांप गए। कुछ धुंधले दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगे। धूल भरी पगडंडी, पीपल की छाया, किसी लड़की की हंसी, और एक छोटा लड़का जो लकड़ी की बनी छोटी सी नाव हाथ में लिए खड़ा था।
उसे महसूस हुआ जैसे ये सब उसने कहीं देखा था, लेकिन स्मृति अब भी पूरी तरह जागी नहीं थी। उसने पत्र पढ़ना जारी रखा। नैना ने लिखा था कि जिस दिन अरविंद गांव छोड़कर गया, उसी दिन उसने पीपल के पेड़ के नीचे एक वादा किया था। वो इंतजार करेगी, चाहे 1 साल लगे या पूरी उम्र। पत्र में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख भरा आरोप नहीं था, केवल एक शांत विश्वास था, जैसे कोई दीपक आंधी में भी अपनी लौ बचाकर रखे। अरविंद की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। उसने कभी किसी नैना को याद नहीं किया था। उसे तो अपने बचपन के कई साल भी ठीक से याद नहीं थे। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि कुछ यादें भगवान खुद धुंधला कर देता है ताकि इंसान आगे बढ़ सके। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद कुछ यादें इसलिए धुंधली होती है क्योंकि वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। पत्र के आखिरी हिस्से में कुछ शब्द लगभग मिट चुके थे, लेकिन एक पंक्ति अभी साफ थी। अगर कभी लौटो तो उस जगह आना जहां नदी का पानी सबसे धीमा बहता है। अरविंद ने पत्र नीचे रख दिया। कमरे में कुछ देर तक कोई आवाज नहीं हुई। बूढ़ी औरत शांत बैठी उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें याद आने लगा है ना? अरविंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो खुद नहीं जानता था कि जो कुछ वो महसूस कर रहा था वो स्मृति थी, सपना था या किसी पुराने दुख की परछाई। कुछ देर बाद वो घर से बाहर निकल आया। रात अब पूरी तरह गांव पर उतर चुकी थी। आसमान में अनगिनत तारे थे और हवा में ऐसी ठंडक थी जो मन के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच जाती है। वो धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा जहां से नदी की हल्की आवाज आ रही थी। रास्ते में पुराने घरों की खिड़कियां बंद थी, लेकिन उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। डर नहीं था, बस एक अजीब सी उपस्थिति थी, जैसे गांव के हर पत्थर, हर दीवार और हर पेड़ को उसके लौटने की खबर हो। कुछ दूर चलने के बाद वो नदी तक पहुंचा। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी। उसका पानी चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की नाव उल्टी पड़ी थी और उसके पास एक पत्थर रखा था जिस पर समय की मार से कई निशान बन चुके थे। वो धीरे धीरे उस पत्थर के पास गया। तभी उसकी नजर उस पर उकेरे गए 2 अक्षरों पर पड़ी। बहुत पुराने, लगभग मिट चुके अक्षर अ और ना। अरविंद और नैना। उसके भीतर कुछ जोर से धड़क उठा। अचानक उसे एक दृश्य साफ दिखाई दिया। वही नदी, वही पत्थर, वही चांदनी। एक छोटी लड़की हंसते हुए उसके पास बैठी थी। उसके हाथ में सफेद जंगली फूल थे। वो कह रही थी, अगर कभी भूल गए तो नदी याद दिला देगी। और फिर दृश्य गायब हो गया। अरविंद घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से कुछ आंसू चुपचाप गिरकर मिट्टी में खो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने वर्षों तक ये सब उसकी स्मृति से कैसे गायब रहा। तभी पीछे से पत्तों के हिलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने पहली बार खिड़की में देखा था। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अनकही प्रतीक्षा। इस बार वो सपना नहीं लग रही थी, वो सचमुच वहां थी। अरविंद धीरे धीरे खड़ा हुआ। दोनों के बीच कुछ क्षणों तक केवल नदी की आवाज थी। नैना, उसके होठों से बहुत धीरे निकला। लड़की की आंखों में हल्की चमक उभरी, लेकिन उसने मुस्कुराया नहीं। उसने केवल उसकी ओर देखा, जैसे वो किसी बहुत लंबे सफर के अंत को देख रही हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और नदी के उस पार खड़े एक पुराने टूटे हुए मकान की ओर इशारा किया। वो मकान आधा बेलों से ढका हुआ था और उसकी टूटी खिड़कियां अंधेरे में किसी भूले हुए रहस्य की तरह दिखाई दे रही थी। अरविंद कुछ कह पाता, उससे पहले हवा का एक तेज झोंका आया। नदी की सतह कांपी, पेड़ों की शाखाएं हिली, और जब उसने दोबारा सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। केवल चांदनी थी, नदी थी और दूर खड़ा वो पुराना मकान जो अब उसे अपनी ओर बुलाता हुआ महसूस हो रहा था।
उसी क्षण उसके भीतर एक और धुंधली स्मृति जागी। एक बंद दरवाजा, रोने की आवाज और किसी का धीरे से कहना, सच वहीं छिपा है जहां से सब खत्म हुआ था। और पहली बार उसे लगा कि उसकी भूली हुई यादों के पीछे केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि कोई ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे इस गांव ने वर्षों से अपने सीने में दबाकर रखा हुआ है। दूर नदी के उस पार खड़ा वो टूटा हुआ मकान चांदनी में किसी भूली हुई स्मृति की तरह दिखाई दे रहा था, और अरविंद देर तक उसे देखता रहा। हवा अब पहले से ठंडी हो चुकी थी। नदी का पानी बहुत धीमी गति से बह रहा था, जैसे वह भी किसी पुराने रहस्य को जगाना नहीं चाहता हो। कुछ क्षण पहले तक जहां नैना खड़ी थी, वहां अब केवल खाली मिट्टी थी, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास गहरा होता जा रहा था कि वो कोई भ्रम नहीं थी। उसकी आंखों में जो प्रतीक्षा थी, वो किसी सपने की नहीं हो सकती थी। अरविंद धीरे धीरे नदी के किनारे चलता हुआ उस पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंचा जो दोनों किनारों को जोड़ता था। पुल की कई पट्टियां समय के साथ टूट चुकी थी और हर कदम पर लकड़ी हल्की सी कराहती थी। ऊपर आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन इस गांव की रात में एक अलग ही खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं, यादें चलती थी। जब वो मकान के सामने पहुंचा तो उसे महसूस हुआ जैसे वर्षों से बंद कोई कहानी उसके आने का इंतजार कर रही हो। मकान का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। उस पर जंग लगे कुंडे लटक रहे थे और लकड़ी में गहरी दरारें पड़ चुकी थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। भीतर घुप अंधेरा था। उसने अपनी छोटी टॉर्च चलाई। पीली रोशनी धूल से भरे कमरे में फैल गई। हवा में पुराने कागजों और नमी की मिलीजुली गंध थी। दीवारों पर समय की परतें जमी थी और छत के कोनों में मकड़ी के जाले चुपचाप लटक रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जैसे कोई अभी कुछ देर पहले वहां बैठा हो और फिर अचानक उठकर चला गया हो। अरविंद धीरे धीरे भीतर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर धूल से ढकी थी। उसने हाथ से धूल हटाई। तस्वीर में गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनमें एक छोटी लड़की भी थी, नैना, और उसके पास एक लड़का खड़ा था, अरविंद। इस बार तस्वीर बिल्कुल साफ थी। कोई शक नहीं बचा था। वो वास्तव में इस गांव का हिस्सा रह चुका था। उसके भीतर जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा थोड़ा और खुल गया। अचानक उसे एक और स्मृति दिखाई दी। बरसात की शाम थी। वो और नैना इसी मकान के बरामदे में बैठे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। नैना हंसते हुए उसे कोई पुरानी कहानी सुना रही थी, और फिर किसी बड़े आदमी की तेज आवाज आई थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। अरविंद ने आंखें बंद कर ली। स्मृति फिर गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। मकान के भीतर एक और कमरा था। वहां एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर कुछ बिखरे हुए कागज पड़े थे। उनमें से अधिकांश नमी से खराब हो चुके थे, लेकिन एक मोटी डायरी अब भी सुरक्षित थी। उसका कवर फटा हुआ था और किनारों पर धूल जमी थी। उसने डायरी खोली। पहले कई पन्ने खाली थे। फिर अचानक लिखावट शुरू हुई। यह किसी गांव के मुखिया की डायरी लग रही थी। उसमें रोजमर्रा की बातें थी, खेतों का हिसाब, मौसम का जिक्र, लोगों के नाम। लेकिन कुछ पन्नों बाद शब्दों का स्वर बदलने लगा। वहां बार बार एक ही बात लिखी गई थी, उन्हें अलग करना होगा। अरविंद का माथा सिकुड़ गया। आगे लिखा था, अगर लड़का यहां रहा तो सब कुछ बदल जाएगा। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने पन्ने पलटे। फिर एक जगह लिखा था, कल सुबह उसे गांव से भेज दिया जाएगा। उसे कुछ याद नहीं रहेगा। ये पढ़ते ही उसके भीतर बिजली सी कौंध गई। अचानक कई धुंधले दृश्य एक साथ जाग उठे। वो बहुत छोटा था। गांव के कुछ लोग किसी बात पर बहस कर रहे थे। उसकी दादी रो रही थी। नैना उसे ढूंढ रही थी। और फिर किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था,
जब वो जाएगा सब भूल जाएगा। अरविंद लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे समझ आने लगा था कि उसकी यादें किसी हादसे में नहीं खोई थी, उन्हें उससे छीन लिया गया था। लेकिन क्यों? वो जवाब अभी भी अधूरा था। उसने डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। वहां कई पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सबसे महत्वपूर्ण बातें निकाल दी हों। केवल एक पन्ना बचा था। उस पर लिखा था, जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखा रहस्य खुल जाएगा, गांव फिर दिखाई देगा, और जो खोया था वो लौट आएगा। अरविंद देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने टूटी हुई खिड़की के पास कोई खड़ा था। वही सफेद कपड़े, वही शांत आंखें। नैना। इस बार वो पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अरविंद कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा। मुझे सच बताओ, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे क्या छुपाया गया था? नैना ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगली कमरे के कोने की ओर उठाई। वहां फर्श पर एक पुराना कालीन पड़ा था। अरविंद ने कालीन हटाया। नीचे लकड़ी का एक छोटा सा ढक्कन दिखाई दिया। उसने उसे खोला। भीतर एक संकरी जगह थी, जैसे किसी ने वर्षों पहले कुछ छिपा कर रखा हो। अंदर एक लोहे का डिब्बा रखा था। डिब्बे पर जंग लगी थी, लेकिन वो बंद नहीं था। कांपते हाथों से अरविंद ने उसे खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी, कुछ सूखे सफेद फूल और एक मुड़ा हुआ पत्र रखा था। पत्र के ऊपर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, सच्चाई से पहले माफी। उसके भीतर एक अनजाना डर और दर्द एक साथ जाग उठा। उसने धीरे से सिर उठाकर नैना की ओर देखा, लेकिन खिड़की के पास अब कोई नहीं था। केवल चांदनी भीतर गिर रही थी। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। पीपल के पत्तों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। और अरविंद को पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस रहस्य को खोज रहा है वो केवल उसके अतीत का नहीं है। वो किसी ऐसे अपराध, किसी ऐसे फैसले और किसी ऐसे अधूरे प्रेम से जुड़ा है जिसने पूरे गांव को दुनिया की नजरों से छुपा दिया था। उसके हाथों में रखा वो पत्र अब पहले से कहीं अधिक भारी लग रहा था, जैसे उसमें केवल शब्द नहीं, बल्कि वर्षों से दबे हुए आंसू और अनकहे सच बंद हों। उस पुराने लोहे के डिब्बे से निकला हुआ पत्र अरविंद की हथेलियों में रखा था, लेकिन उसे खोलने का साहस जुटाने में उसे कई क्षण लग गए। बाहर हवा पीपल के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी, और टूटी हुई खिड़की से आती चांदनी उस पीले पड़े कागज पर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। अरविंद ने कांपती उंगलियों से पत्र खोला। कागज पर लिखावट जल्दी जल्दी में लिखी गई थी, लेकिन शब्दों में एक गहरा दर्द था। अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ तक पहुंचे, वो पढ़ने लगा, तो शायद वो समय आ चुका होगा जब छिपे हुए सच को और नहीं छिपाया जा सकेगा। नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि यह पत्र उसकी दादी ने लिखा था। हर शब्द में वही स्नेह, वही करुणा और वही बोझ था जिसे वो बचपन में उनकी आंखों में देखा करता था। पत्र में लिखा था कि वर्षों पहले ये गांव बिल्कुल सामान्य था। यहां हंसी थी, मेले थे, त्योहार थे, और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाने वाले बुजुर्ग भी थे। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने एक पुराने डर को सच मान लिया था। गांव के बाहर रहने वाले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यदि अरविंद और नैना बड़े होकर एक साथ रहे तो गांव पर कोई बड़ी विपत्ति आएगी। शुरुआत में किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ा और कुछ अनहोनी घटनाएं हुई, तो लोगों ने उन सबका कारण उसी भविष्यवाणी को मान लिया। धीरे धीरे डर ने विश्वास की जगह ले ली। गांव के मुखिया और कुछ प्रभावशाली लोगों ने तय कर लिया कि दोनों बच्चों को अलग करना ही एकमात्र उपाय है। अरविंद की आंखें नम हो गई। वो आगे पढ़ता गया। उसकी दादी ने लिखा था कि उन्होंने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर एक रात,
जब वो केवल 10 वर्ष का था, उसे गांव से दूर भेज दिया गया। उससे पहले गांव के एक वैद्य ने उसे ऐसी जड़ी बूटियां दी जिनसे उसकी स्मृतियां धुंधली पड़ जाए। किसी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उससे उसका अतीत छीन लिया गया था। अरविंद के भीतर वर्षों से छिपा खालीपन अब समझ में आने लगा था। वो हमेशा महसूस करता था कि उसके जीवन का कोई हिस्सा अधूरा है, जैसे कोई कहानी बीच से फट गई हो। अब उसे पता चल रहा था कि वो अधूरापन कहां से आया था। पत्र आगे कहता था कि नैना ने कभी गांव नहीं छोड़ा। उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। वो हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और नदी की ओर देखती रहती, जैसे उसे विश्वास हो कि एक दिन रास्ते उसे वापस ले आएंगे। अरविंद की आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। उसके सामने नैना की शांत आंखें घूम गई। वो प्रतीक्षा जो उसने पहली बार खिड़की में देखी थी, अब उसे समझ आने लगी थी। लेकिन पत्र यही समाप्त नहीं हुआ था। सबसे कठिन सच अभी बाकी था। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ते हुए उसका दिल भारी होने लगा। जिस वर्ष तुम गए, दादी ने लिखा था, उस वर्ष गांव पर कोई श्राप नहीं आया, कोई विपत्ति नहीं आई, बल्कि खेतों में पहले से अधिक फसल हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने अपने डर को सच मान लिया था और अपने फैसले को गलत स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं था। अरविंद ने आंखें बंद कर ली। कितनी अजीब बात थी। कभी कभी इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, वही डर उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। आगे लिखा था कि नैना धीरे धीरे अकेली पड़ती गई। उसने गांव नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन सच लौटेगा। लेकिन इंतजार करते करते उसकी सेहत कमजोर होने लगी। एक बरसाती रात वो नदी किनारे बेहोश मिली। कुछ दिनों बाद उसने दुनिया छोड़ दी। पत्र पढ़ते पढ़ते अरविंद के हाथ कांप गए। उसके भीतर कुछ गहराई से टूट गया। अचानक उसे समझ आया कि वो खिड़की में, नदी किनारे और इस मकान में जिसे देखता रहा, वो केवल एक स्मृति नहीं थी। वो नैना की अधूरी प्रतीक्षा थी, जो समय से भी लंबी हो गई थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर हवा अब शांत होने लगी थी। अरविंद बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, केवल एक गहरा दुख था। ऐसा दुख जो शब्दों से नहीं, केवल मौन से व्यक्त होता है। कुछ समय बाद उसने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा। अगर तुम कभी लौटो, दादी ने लिखा था, तो खुद को दोष मत देना। जो हुआ वो डर की वजह से हुआ, प्रेम की कमी की वजह से नहीं। और अगर संभव हो तो उस प्रतीक्षा को मुक्त कर देना जो वर्षों से इस गांव को बांधे हुए है। अरविंद ने धीरे धीरे पत्र मोड़ दिया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब शांत हो चुके थे। उसी क्षण कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। उसने सिर उठाया। खिड़की के पास नैना खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्रतीक्षा नहीं थी। उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी होने के बाद पहली बार विश्राम कर रहा हो। अरविंद धीरे धीरे उसके पास गया। मुझे माफ कर दो, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, केवल सच्चा पश्चाताप था। नैना की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। वही शांत मुस्कान जो शायद वर्षों पहले नदी किनारे सफेद फूलों के साथ खिली होगी। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली में वही छोटी चाबी दिखाई दी जो डिब्बे में मिली थी। अगले ही पल वो चाबी अरविंद के हाथ में थी। नैना ने सिर घुमाकर पीपल के पेड़ की दिशा में देखा, और फिर उसकी आकृति धीरे धीरे चांदनी में घुलने लगी। जाने से पहले उसकी आंखों में जो अंतिम भाव था, वो दुख नहीं था, वो राहत थी। जैसे किसी ने आखिरकार उसके इंतजार को सुन लिया हो। कुछ क्षण बाद वहां केवल खाली रोशनी बची थी। अरविंद ने अपनी मुट्ठी में चाबी कस ली। उसे महसूस हो रहा था कि अभी एक अंतिम दरवाजा खुलना बाकी है, शायद वही दरवाजा जो पूरे गांव को वर्षों से बांधे हुए था। और अब पहली बार उसे लग रहा था
कि उस दरवाजे के पीछे कोई भय नहीं, बल्कि मुक्ति उसका इंतजार कर रही है। नैना की आकृति चांदनी में विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कान की शांति अब भी कमरे में ठहरी हुई थी। अरविंद कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, हाथ में वो छोटी सी चाबी लिए, जैसे वर्षों से बंद किसी अंतिम प्रश्न का उत्तर उसकी हथेली में रख दिया गया हो। बाहर रात धीरे धीरे अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर रही थी। हवा अब पहले जैसी बेचैन नहीं थी। पीपल के पत्तों की सरसराहट भी किसी गहरी थकान के बाद मिले विश्राम जैसी लग रही थी। अरविंद मकान से बाहर निकला और नदी पार करके वापस गांव की ओर चल पड़ा। उसके कदम पहले से हल्के थे, लेकिन दिल में वर्षों का दर्द अब भी मौजूद था। फर्क बस इतना था कि अब वो दर्द अजनबी नहीं रहा था। उसे उसका नाम मिल चुका था। जब वो पीपल के पेड़ तक पहुंचा तो आसमान के पूर्वी कोने में हल्की सफेदी उभरने लगी थी। रात और सुबह के बीच का वो शांत समय था, जब दुनिया कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर लगती है। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने चारों ओर देखा। वही पुराने घर, वही मिट्टी की गलियां, वही शांत खिड़कियां। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इस गांव की खामोशी में पहले जैसा बोझ नहीं बचा। उसकी नजर अचानक पीपल के तने पर पड़ी। वहां जहां वर्षों पुराने अक्षर उकेरे गए थे, उनके नीचे एक छोटा सा लोहे का ताला दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ताले पर समय की मोटी परत जमी थी। उसके भीतर एक अनजाना विश्वास जागा। उसने हाथ में पकड़ी चाबी उस ताले में लगाई। चाबी बिल्कुल सही बैठ गई। कुछ क्षणों तक उसने उसे घुमाया नहीं। उसे लगा जैसे वो केवल एक ताला नहीं खोल रहा, बल्कि उन सभी वर्षों को छू रहा है जिनमें एक गांव ने डर के कारण अपने ही लोगों को खो दिया था। फिर उसने धीरे से चाबी घुमाई। एक हल्की सी ध्वनि हुई। ताला खुल गया। उसी क्षण पीपल के तने के भीतर छिपा हुआ एक छोटा सा खांचा खुल गया। अंदर एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। अरविंद ने उसे बाहर निकाला। डिब्बा बहुत पुराना था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित था। उसने ढक्कन खोला। भीतर कुछ पीले पड़े कागज, सफेद जंगली फूलों की सूखी पंखुड़ियां और एक छोटी सी कपड़े की थैली रखी थी। कागजों के ऊपर एक पंक्ति लिखी थी, सच को छिपाने से वो बदलता नहीं, बस देर से लौटता है। अरविंद ने धीरे धीरे वे कागज पढ़ने शुरू किए। वे गांव के उसी मुखिया की स्वीकारोक्ति थी, जिसने वर्षों पहले उस भविष्यवाणी के डर से सब कुछ बदल दिया था। अपने अंतिम दिनों में उसने लिखा था कि साधु की भविष्यवाणी कभी पूरी तरह समझी ही नहीं गई थी। उसने ये नहीं कहा था कि अरविंद और नैना का मिलन गांव को नष्ट करेगा। उसने केवल इतना कहा था कि उनके जीवन से एक ऐसा सच सामने आएगा जो वर्षों से छिपी हुई गलतियों को उजागर कर देगा। लेकिन लोगों ने डर के कारण उस भविष्यवाणी का अर्थ बदल दिया, और उसी डर ने वो सब कर दिया जिससे बचने की कोशिश की जा रही थी। अरविंद बहुत देर तक उन शब्दों को देखता रहा। कितनी सरल थी सच्चाई, और कितना भारी था उसका परिणाम। उसके मन में किसी के लिए क्रोध नहीं बचा। गांव के लोग बुरे नहीं थे, वे बस डरे हुए थे, और कई बार डर इंसान से वही करवा देता है जिसे बाद में वो खुद भी समझ नहीं पाता। जैसे जैसे वो अंतिम पन्ने पढ़ता गया, उसके भीतर वर्षों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो केवल अपने अतीत को नहीं पढ़ रहा, बल्कि उसे विदा भी कर रहा है। तभी हवा का एक नरम झोंका आया। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिले, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे गांव सांस ले रहा हो। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा। कुछ अजीब हो रहा था। कई घर जो अब तक धुंधले दिखाई देते थे, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। गलियों पर छाई हल्की धुंध हटने लगी। सूरज की पहली किरणें क्षितिज से झांक रही थी, और उनके साथ गांव का चेहरा बदलता जा रहा था। उसे याद आया कि डायरी में लिखा था, जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे रखा रहस्य खुल जाएगा, गांव फिर दिखाई देगा। शायद यही उसका अर्थ था। ये गांव कभी दुनिया से गायब नहीं हुआ था।
वो केवल अपनी ही चुप्पी में छिप गया था। अरविंद की आंखें नम हो गई। उसने पीपल के तने को हल्के से छुआ। उसी क्षण उसके भीतर स्मृतियों की अंतिम परत खुल गई। उसने खुद को और नैना को बच्चों की तरह दौड़ते देखा, नदी किनारे बैठे देखा, बरसात में हंसते देखा, पीपल के नीचे सपने देखते देखा। और फिर उसने एक और दृश्य देखा। नैना मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अगर कभी भूल गए तो रास्ते याद दिला देंगे। इस बार स्मृति गायब नहीं हुई, वो उसके भीतर स्थिर हो गई, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा आखिरकार अपनी जगह लौट आया हो। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। गांव की गलियों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अरविंद धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। वही नदी, वही पत्थर, वही शांत पानी। उसने अपनी जेब से वो सूखा गुलाब निकाला जो दादी की डायरी में मिला था। फिर उसने डिब्बे से मिली सफेद पंखुड़ियों को उसके साथ नदी में छोड़ दिया। फूल धीरे धीरे पानी पर तैरने लगे। कुछ क्षण बाद हवा ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। अरविंद उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। दुख अभी भी था, लेकिन अब वो घाव नहीं था, वो स्मृति बन चुका था। और कुछ स्मृतियां ऐसी होती है जिन्हें मिटाना नहीं चाहिए, केवल प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर गांव को देखा। अब वो किसी रहस्य जैसा नहीं लग रहा था। वो बस एक साधारण गांव था जिसने एक लंबी भूल के बाद खुद को माफ करना सीख लिया था। और शायद यही सबसे बड़ी मुक्ति थी। अरविंद ने गहरी सांस ली और वापस चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो फिर कभी यहां लौटेगा या नहीं, लेकिन अब उसे लौटने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जिस उत्तर की तलाश उसे यहां तक लाई थी वो अब उसके भीतर था। पीछे पीपल का पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहा था। उसकी शाखाओं के बीच से गुजरती धूप ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुरानी कहानी आखिरकार अपने अंतिम शब्द बोल चुकी हो। और उस सुबह की शांति में जब पूरा गांव सुनहरी रोशनी से भर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था मानो वर्षों पुरानी एक भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो और किसी अधूरे इंतजार को पहली बार सुकून भरी नींद मिल गई हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की किसी पुरानी खिड़की को धीरे से खोल दिया हो, तो बस उसे कुछ देर खुला रहने दीजिए। इस शांत सफर में अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब रात की सारी बेचैनियां सुबह की रोशनी को सौंप दीजिए और सुकून से विश्राम कीजिए।